ये बात तो मैं बड़ा खुल के कहूंगा, अभय सिंह के बारे में दुष्प्रचार बहुत हुआ, बहुत दुष्प्रचार हुआ। अभी भी बहुत से लोग मुझे मिल जाते हैं जिन लोगों को इस बारे में पता है, तो वो मुझसे कई बार इस तरह के सवाल पूछते हैं। मैं हैरान हूं, अभय सिंह के बारे में ऐसे ऐसे झूठ प्रचारित किए। सरकार के लोग भी आपसे पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं। मुख्यमंत्री साहब दावा कर चुके कि रोजगार देंगे, हालांकि वो सबको पता है कि साल में जितनी नौकरियां निकलती हैं, कितनी कैंसिल होती है, कितनी पास होती हैं, तो सारा कुछ अगर निजीकरण हो रहा है और अगर हो जाएगा, कहाँ बचेंगे सारी नौकरियां? ये लोग कहाँ जाएंगे? पकौड़ा बेचेंगे। यहाँ पे अपने अपने ढफली अपना अपना, और अगर दूसरे शब्दों में कहे तो जिस राजनीतिक दल के नेताओं की दाल जुतियों में बटती हो, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो करनाल से 15-20 किलोमीटर दूर थे, लेकिन किसानों के सिर फोड़े गए, बहुत बुरे तरीके से उनको मारा गया, किसी की आंख फूट गई, नाक की हड्डी। क्या है? तो हमारे देश के लोग, है तो हमारे किसान। शिव कुमार कक्का एक आंदोलनकारी किसान नेता है। वो मीडिया में आके जब ये बोलते हैं कि गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने कांग्रेस से सांठगांठ कर ली, पैसा ले लिया, उसका मतलब क्या समझा जाए? उस वक्त गुरनाम सिंह चुड़ूनी ये कह रहे थे कि मैं उस अखबार को नोटिस भेजूंगा, मैं चिट्ठी लिखूंगा, जिस अखबार ने छाप दिया मैं केस करूंगा। क्यों नहीं किया? मात्र 150 से 200 लोग मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने आते हैं, हालांकि वो सबको पता कि वो लोग कौन थे। तब तो सीएम साहब बयान देते कि प्रदेश भर के किसानों ने हमारा आभार व्यक्त किया, और जब वहां इतने सारे किसान बैठे हैं वो मुट्ठी भर। लेकिन कुछ लोग अगर किसान का आड़ ले, किसान के नाम का प्रयोग करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाएंगे, कुछ लोग किसान की आड़ के अंदर छिप के हुड़दंग करेंगे, किसान का चोला पहन के कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे, कि कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे, तो स्वाभाविक है उनके लिए भी तो कानून बना हुआ है ना। सर यही चीज आप लोगों को समझा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि जब शुरुआती दौर में तीनों कानून आए तो हमारे जो 3 सांसद हरियाणा की, उनकी कमेटी बनी और अधिकारियों को आदेश दिया कि गांव-गांव जाकर समझाया जाएगा कि ये तीनों कानून जो है कैसे फायदेमंद है। क्यों नहीं समझा पाए? क्यों आज भी आपके गठबंधन के जो नेता गाँव में जाते हैं, कहीं भी कार्यक्रम का विरोध होता है? अगर वो होता तो स्वागत किया जाता उनका। ऐसा नहीं है कि मेरे आज अभय सिंह चौटाला जी के साथ कोई संबंध खराब हो गए हैं। आज भी मैं उनका सम्मान करता हूँ, आज भी ओम प्रकाश चौटाला जी मेरे लिए उतने ही सम्मानित हैं। काफी राज्यों में आपकी सरकारें हैं, ये सारी की सारी चीजें वहां क्यों नहीं करते? वहां अलग से आदेश क्यों? देखिए, एमएसपी तो केंद्र निर्धारित करता है ना। भेद आपके ही जो बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पे ये इस तरह का भेदभाव क्यों? महिलाओं का सम्मान आप करते हैं, ऐसा आपने कहा कि सम्मान करना चाहिए, अच्छी बात है, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो किसान मरे उनका अपमान क्यों आप कर रहे हैं? प्रवीण अत्रे जी ने ऐसी कौन सी घूटी पी ली कि आज ये सारी की सारी योजनाएं, जब आप इन्हें लगते तो आपको बुरी लगती थी, पर आपको अच्छी लग रही है। नमस्कार, बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम सीधी बात सुरेंद्र नैन के साथ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम के खास मेहमान है बीजेपी के नेता प्रवीण अत्रे जी। अत्रे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुरेंद्र जी। अत्रे साहब, अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार के लिए इस समय सबसे बड़ी आफत, सबसे बड़ी टास्क किसान आंदोलन। आपके नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि हम इसका समाधान चाहते हैं, है ना? प्रधानमंत्री कह चुके हैं 1 कॉल की दूरी पे हैं, जबकि प्रधानमंत्री के दरवाजे से सिर्फ 10-12 किलोमीटर दूर बैठे हैं। लेकिन आपके ही पार्टी के नेता, खुद सीएम साहब, इस तरह की बात कह देते हैं कि ये तो किसान है ही नहीं, और हैं भी तो मुट्ठी भर किसान है। तो ये इन बातों में विवाद बसता है कि आखिर आप समाधान निकालना चाहते हैं, लेकिन आप उनको किसान भी नहीं मानते। नहीं, देखिए सुरेंद्र जी, आप एक बात तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 फोन कॉल की दूरी पे, मैं देख रहा हूं लगातार जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं नेता, वो इस बयान को अपनी सुविधा अनुसार इंटरप्रेट करते हैं। आप इस चीज को याद कीजिए, जब 22 जनवरी को आखिरी वार्ता हुई थी केंद्रीय कृषि मंत्री की और किसान नेताओं की, उस वार्ता के बाद मीडिया में आके केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि हमने इनको एक प्रस्ताव दिया है, और उस प्रस्ताव में कानूनों को स्थगित करने की बात थी, एक कमेटी बनाने की बात थी जिसमें किसान प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि होंगे। स्पष्ट तौर पे कह दिया गया था कि हमारा बेस्ट पॉसिबल प्रस्ताव हमने दे दिया है, अगर इनके पास इससे अच्छा कुछ है तो ये लेके आए, हम उस पर चर्चा करेंगे। अब पहला कर्तव्य बन जाता है उन किसान नेताओं का कि अगर बेहतर प्रस्ताव कोई उससे है तो वो लेके जाएं। और फोन कॉल का मतलब ये था कि आप फोन कीजिए कि साहब हमारे पास ये प्रस्ताव है, आपसे अच्छा है, आप इस पे चर्चा कीजिए। तो वो क्यों नहीं कर रहे ऐसा? हमारे देश के संविधान के अंदर लगभग 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, तो क्या मान के चले इसे? अगर इनके हिसाब से चले तो कल को कहेंगे संविधान को भी खत्म कर दो। संशोधन होते रहते हैं, कानून बनते हैं, समय अनुसार उसमें परिवर्तन होते हैं, सुधार होते हैं, संशोधन होते हैं, और उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। फिर आंदोलन क्यों? नहीं, एमएसपी पे कानून,
आपकी तरफ से कहा जाता है, देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं, आपके सभी जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता वो कह चुके हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, खत्म नहीं होगी, फिर कानून लाने में हिचकिचाहट क्यों? देखिए, विषय ये था जब आंदोलन शुरू हुआ कि इन 3 कृषि कानूनों की वजह से एमएसपी खत्म हो जाएगी, यही विषय था। जब देश की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने, केंद्रीय कृषि मंत्री ने, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बात बार बार कही कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी, ना हो सकती। कानून क्यों नहीं? एमएसपी पर कानून क्यों नहीं? जी, आप ठीक है, हरियाणा में एसपी पे कुछ फसलें खरीदते हैं और लगातार सुर्खियां भी वो बनती हैं कि आप गिनाते हैं कि हमने इन फसलों पर, बिहार की बात करें, यूपी की बात करें या और राज्यों की बात करें, वहां तो ये चीजें लागू नहीं होती, वहां पर भी काफी राज्यों में आपकी सरकारें हैं। देखिए, जहां तक पहली बात है कि एमएसपी पे कानून, सुरेंद्र जी, जब ये बात इन किसान नेताओं के द्वारा कहा जाता है तो एक सवाल फिर मेरे मन में भी उठता है। इस देश के अंदर बहुत बड़े बड़े किसान नेता हुए हैं जिन्होंने अपने पूरा जीवन किसानों के लिए संघर्ष किया, बिल्कुल, और उन नेताओं को ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो देश के प्रधानमंत्री भी बने, देश के उप प्रधानमंत्री भी बने, तो क्यों नहीं एमएसपी पे कानून बना दिया? मेरा भी ये सवाल है। अब पूछो कि जब वो नेता, चाहे चौधरी चरण सिंह की बात करें, चौधरी देवीलाल जी की बात करें, जिन्होंने अपने पूरा जीवन किसानों के लिए संघर्ष किया, बड़े नेता थे, क्यों नहीं बना दिया उन्होंने कानून? वो तो खुद उनके हाथ में सत्ता रही है। ये मेरा सवाल है, पूछिएगा इन तथाकथित किसान नेताओं से कि आपने कभी ये सवाल किया? बिल्कुल, हम ये बातें पूछेंगे, लेकिन अगर हम कृषि कानूनों की बात करें, ठीक है, 10 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, अभी तक समाधान जो है नहीं निकला, और ये भी नहीं पता कि कितना लंबा ये आंदोलन चलेगा, क्योंकि किसान तो कह चुके हैं कि अगर ये कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, यानी कि वो अपना बोरिया बिस्तर वहां से उठाने वाले नहीं है। लेकिन आप कहते हो कि हम जो है सरकार से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, इस तरह की बातें आपके कुछ नेता कहते हैं। यहां तक कि आपके ही राज्यपाल है सत्यपाल सिंह मलिक, वो लगातार स्पष्ट तौर पे कह चुके हैं कि जो किसानों के साथ जो सरकार कर रही है, बर्बरता का तरीका अपना रही है, वो बहुत गलत है। वहीं हरियाणा के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, वो तो ये भी कह चुके हैं कि सरकार अगर ऐसा सोच रही है कि किसान थक हार के मायूस होकर वापस लौट जाएंगे, तो ऐसा सरकार गलतफहमी कर रही है। देखिए सुरेंद्र जी, इस देश में आप आंदोलनों का इतिहास पे अगर एक नजर डालेंगे, जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत दिल्ली आए थे आंदोलन करने के लिए, कांग्रेस की सरकार थी, लोनी बॉर्डर पे गोली चली, 2 किसान की जान चली गई थी। आपने देखा कादमा के अंदर बंसीलाल जी की सरकार थी, गोली चली, किसानों को जान गंवानी पड़ी। आपने देखा निसिंग में चौधरी भजनलाल जी की सरकार थी, किसानों पे गोली चलाई, जान गंवानी पड़ी। आपने कंडेला में देखा, किसानों पे गोली चली। वर्तमान सरकार ने तो पिछले 9 महीने से एक परिपक्व सरकार होने का परिचय दिया, एक मैच्योर सरकार होने का परिचय दिया, जो है किसानों के सिर फोड़ के। देखिए अब वहां पे सड़कों के खड्डे खुदवा के। अब आपकी बात देखिए, आप जब ये बात करते हैं कि किसानों के सिर, पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, जब कोई आंदोलन राजनीति से प्रेरित हो जाए, जब आंदोलन के अंदर विपक्षी दल अपने राजनीतिक हित देखना शुरू करते हैं और उन राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए वो इस कदर आगे चले जाएं कि लाल किले पे आप जाके इस तरह का हुड़दंग करते हैं, आप पुलिस के ऊपर डंडे चलाते हैं, आप पुलिस के ऊपर भाला तलवार चलाते हैं, राजनीतिक हित की प्राथमिकता आपकी इतनी बढ़ जाती है कि आप देश के सम्मान की चिंता करनी छोड़ देते हैं। तो अगर पुलिस अपने कर्तव्य का पालन करती है तो फिर सवाल खड़े क्यों होते हैं? नहीं, पुलिस कानून व्यवस्था बनाए, लेकिन किस अधिकारी को इस तरह की शिक्षा दी जाती है, इस तरह ट्रेनिंग दी जाती है कि किसान आगे नहीं आने चाहिए, चाहे उनका सिर फोड़ दो। ये चीजें हुई हैं। हालांकि आपके नेता ये कहते हैं कि वो जगह और थी, वो जगह अलग थी, भले ही वो चीजें अलग हो, भले ही वो करनाल से 15-20 किलोमीटर दूर थे, लेकिन किसानों के सिर फोड़े गए, बहुत बुरे तरीके से उनको मारा गया, किसी की आंख फूट गई, नाक की हड्डी। क्या है तो हमारे देश के लोग, है तो हमारे किसान। देखिए, इस बात से कतई कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे कोई विरोधी दल का कार्यकर्ता क्यों ना है तो हमारे देश का, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। लेकिन जिस अधिकारी का जिक्र आपने किया वो तो कल ही पटाक्षेप हो चुका है, कल उसके ऊपर समझौता हो चुका है, जांच की बात हो चुकी है, सरकार की फजीहत हुई ना, 4-5 दिन बाद वो चीजें हुई, ये तो पहले भी हो सकती थी। देखिए, मैं ना कुछ इन तथाकथित किसान नेताओं के बयान सुन रहा था सोशल मीडिया पे, जो भाषा आपने बोली, सरकार की फजीहत, हमारी जीत हो गई, फलां की हार हो गई। पहले तो जो इन विषयों को जीत और हार की दृष्टि से देखते हैं, मुझे उनकी समझ में बड़ा तरस आता है। देखिए, सरकार पूरे जनता की सरकार होती है, किसी एक या 2 आदमी की सरकार नहीं होती। चाहे वो विपक्षी दल का कार्यकर्ता है, चाहे वो पक्ष का कार्यकर्ता है, चाहे वो आम नागरिक है, सरकार सबकी है। और सरकार की एक संवैधानिक दायित्व रहता है कि अगर किसी भी नागरिक की कोई संशय हो, कोई आशंका हो, कोई परेशानी हो, सरकार उस पर बातचीत करे, और कोई भी समस्या है उसका समाधान हमेशा संवाद से होता है, वार्ता से होता है, और ये बात हम पहले दिन से कर रहे हैं। मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूं। आपने कहा तथाकथित किसान नेता, एक बार हम उनका जिक्र छोड़ देते हैं। आपकी सरकार के मंत्रियों की मैं बात करता हूं। पिपली में लाठीकांड हुआ था, आपकी सहयोगी पार्टी, उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि जो पिपली में जिस तरीके का ये लाठीचार्ज हुआ है,
ये सीधा सीधा देवीलाल परिवार के ऊपर लाठियां पड़ी है और इसकी जांच होनी चाहिए। आप हम मुझे बता दो, स्पष्टीकरण दे दो, देश की जनता को कौन सी जांच होगी। दूसरा, करनाल में वही वाक्य दोबारा जब अपनाया गया, वही लाठीचार्ज किया गया किसानों पे, फिर भी डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया कि हम जांच की मांग करेंगे, उन्होंने फिर बयान बदल दिया। यानी कि एक तरफ आप उनको जो है हरी झंडी दे देते हो, पीठ सजाते हो, दूसरी तरफ कहते हैं कि जांच होनी चाहिए। देखिए सुरेंद्र जी, यहाँ पे भी मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, मैं जेजेपी का ना तो प्रवक्ता हूं ना नेता हूं। सर, जेजेपी के नेता हूं। में है आपके? नहीं, उनके अपने प्रवक्ता हैं, उनके अपने नेता हैं इसके ऊपर स्पष्टीकरण देने के लिए। मेरा दायित्व भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात करना है, तो मैं तो उसी दायित्व का निर्वहन करूंगा। उनके नेता है, वो उनसे स्पष्टीकरण लीजिएगा इस विषय पे। चलो, बीजेपी के नेताओं की मैं आपसे बात कर लेता हूँ। किसानों को आप कह रहे हो कि हम अपना किसान मानते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं कि वहाँ जो किसान बैठे हैं वहाँ दारू पीते हैं, मुर्गे खाते हैं, मुजरा देखते हैं, ये लफंगे हैं, नशेड़ी हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, बाहर से फंडिंग हो रही है। मतलब इस तरह की बातें शोभा देती हैं उन लोगों को जो हमारे गांव देहात से आए लोग हैं। वो बाहर से तो नहीं आए ना, बाहर के देशों से है तो हमारे लोग। देखिए, मैं यहाँ पे फिर वही एक बात दोहराऊंगा। सबसे पहले किसने ये कहा था कि यहाँ आतंकवादी हैं, यहाँ खालिस्तानी हैं, यहाँ माओवादी हैं? जी, रवनीत सिंह बिट्टू, लोकसभा सदस्य कांग्रेस लुधियाना। जब वो दिल्ली सिंधु बॉर्डर पे गए थे, उनके साथ अमृतसर के उनके लोकसभा सदस्य थे, एक वो कुलबीर जीरा करके उनके विधायक थे, और वहां उन पे जब हमला हुआ तो उन्होंने मीडिया में आके कहा कि यहाँ पे खालिस्तानियों का कब्जा हो गया है, यहाँ पे माओवादियों का कब्जा हो गया। ये सारे शब्द उनके प्रयोग किए हुए हैं और आप कभी उनसे सवाल नहीं पूछते, लेकिन आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इनको माओवादी बोल दिया। मैंने खुद सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से बात की कि जब यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ तो आपने उस तरह की निंदा की, लेकिन जब पंजाब में हुआ लाठीचार्ज, वहां तो आपकी सरकार है पंजाब में, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वहां अगर लाठीचार्ज हुआ उसकी जांच होनी चाहिए, अगर सरकार ने गलत किया, अधिकारी ने गलत किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने तो बोला, तो हमने खुद स्पष्ट पूछा, बिंदास हरियाणा के माध्यम से पूछा। बहुत अच्छी बात है, अगर दीपेंद्र जी ने ऐसा कहा है तो दीपेंद्र जी को कहिए कि राहुल गांधी जी को बोल दें कि राहुल गांधी जी कैप्टन साहब को आदेश दें कि कैप्टन साहब इसकी जांच करवाओ। राहुल गांधी जी से एक बयान क्यों नहीं दिलवा देते कि कैप्टन साहब को इसकी जांच करवानी चाहिए? वहां से दिलवाए ना बयान। देखिए, इस तरह की राजनीति, सुविधा की राजनीति नहीं चलेगी। कांग्रेस लगातार सुविधा की राजनीति कर रही है। देखिए, ये बात आप भी जानते हैं। सुनील जाखड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंजाब कांग्रेस, अपने भाषण में उन्हें स्पष्ट कहा, कैप्टन अमरिंदर ने इनको बॉर्डर पे बिठाया, सबके सामने है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुरुआती दौर में बयान दिया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बॉर्डर पे बैठना है, सबके सामने है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपके नेताओं की तरफ से ये बात जो है प्रमुखता से कही जाती है, इसको केंद्र बनाया जाता है कि ये जो है पंजाब के लोगों ने इनको भेजा और ये पंजाब के लोग हैं। लेकिन सर, आप तो हरियाणा की सरकार हैं, आप हरियाणा के प्रतिनिधित्व करते हैं हरियाणा का। आप हरियाणा वाले किसानों को समझाकर बिठाइए ना, आपने वापस भेजिए ना। अगर वो आपके साथ समर्थन में है, उन कानूनों को सही मानते हैं, तो साफ साफ पता लग जाएगा। लेकिन सीएम का इस तरह से बयान देना हर बार कि तो पंजाब के आए लोग हैं, हरियाणा के नहीं, लेकिन ज्यादातर हरियाणा वालों की है। नहीं, देखिए, यहाँ पे भी आपकी थोड़ी कैलकुलेशन गलत है। आप अगर एक बार वहां पे जाके चेक करेंगे तो आपको बड़ी तादाद पंजाब के लोगों की मिलेगी। दूसरी बात, सीएम साहब ने नहीं, हुड्डा साहब ने अपने कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए थे, बयान था उनको ऊपर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बॉर्डर पे बैठना है। दूसरी बात, ये बात कांग्रेस के नेता गाहे बगाहे स्पष्ट तौर पे बोलते हैं, चाहे हम सुनील जाखड़ जी की बात करें, राहुल सर जी के ट्वीट की बात करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब एनआईए ने नोटिस भेजे, जो आप विदेशी फंडिंग की बात कर रहे हो, आपको जानकारी होगी इस विषय में कि एनआईए ने नोटिस भेजा था, दीप सिद्धू को भी नोटिस मिला था, उसको डिफेंड करने रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करने लगे? क्या ही था रणदीप सुरजेवाला को? शिव कुमार कक्का एक आंदोलनकारी किसान नेता है, वो मीडिया में आके जब ये बोलते हैं कि गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कांग्रेस से सांठगांठ कर ली, पैसा ले लिया, तो उसका मतलब क्या समझा जाए? उस वक्त गुरनाम सिंह चड़ूनी ये कह रहे थे कि मैं उस अखबार को नोटिस भेजूंगा, मैं चिट्ठी लिखूंगा, जिस अखबार ने छाप दिया मैं केस करूंगा। क्यों नहीं किया? आपकी बात मैं मान लेता हूं कि जो है सिंघू बॉर्डर पर या फिर जो इनकी कमेटी है संयुक्त किसान मोर्चा की, जितने भी नेता है 40 सदस्यीय कमेटी, इसमें ज्यादा जो नेता है वो पंजाब से हैं। लेकिन हम हरियाणा की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें या सिंघू बॉर्डर की बात करें, या फिर जितने भी टोल प्लाजा है, चाहे माइया टोल प्लाजा की बात करें, खरकर टोल प्लाजा, सिरसा का, तमाम जितने भी हमारे प्रदेश में टोल प्लाजा है, वहां पर जो लोग बैठे हैं, क्या वो भी पंजाब से आए हैं? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि सारे के सारे पंजाब से आए। ये तो हमने कब कहा? आप तो हमने बड़ी संख्या पंजाब की हम ये कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अब मुट्ठी भर पे आते हैं। हरियाणा के अंदर लगभग 16.5 लाख किसान परिवार हैं जो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़े हुए हैं। उनकी बात मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं। मैं प्रत्यक्ष रूप से 16.5 लाख किसान परिवार है, मतलब अगर आप एक परिवार के अंदर 4 सदस्य भी मान के चलें तो हम मानते हैं 70 लाख लोग किसानी से जुड़े हुए हैं। आंदोलन में कितने लोग बैठे हैं, गिनती की है आपने कभी? जी। फिर मुट्ठी भर ना कहें तो क्या कहें आप बता दीजिए। अच्छा, वो आपको मुट्ठी भर लगे,
अब हाल ही में जब आपकी सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ाया 12 रुपए, अच्छी बात है कि रेटों में बढ़ोतरी होनी चाहिए, किसानों को फायदा हित पहुंचे उनका, लेकिन मात्र 150 से 200 लोग मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने आते हैं। हालांकि वो सबको पता कि वो लोग कौन थे। तब तो सीएम साहब बयान देते कि प्रदेश भर के किसानों ने हमारा आभार व्यक्त किया, और जब वहां इतने सारे किसान बैठे हैं वो मुट्ठी भर। देखिए, ये सवाल तो उसी तरह से है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जब पंजाब की कांग्रेस सरकार ने आंदोलन के बाद चुनाव नजदीक होने की वजह से गन्ने का भाव बढ़ाया और वहां पे राजेवाल साहब गए मुंह मीठा करवाने, 2-3 किसान नेता और लड्डू खिलाने गए थे, तो उस वक्त पंजाब की कैप्टन सरकार ने कहा कि पूरे पंजाब के किसानों ने हमारा धन्यवाद किया। वहां पे तो 4 ही लोग थे, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा आपने ऐसा? और दूसरा, गन्ने के भाव जो हरियाणा प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज्यादा रहे हैं, लगातार सरकार गन्ने के भाव बढ़ाती रही है। पंजाब की कांग्रेस सरकार दबाव के अंदर भाव बढ़ाती है, चुनाव को देख के भाव बढ़ाती है, वहां पे आप सवाल नहीं पूछते कि साहब आपने पिछले 4.5 साल क्यों नहीं बढ़ाई है भाव? आपने कभी जाके कांग्रेस की पंजाब सरकार से, राजस्थान की कांग्रेस सरकार से ये सवाल पूछा है कि साहब हरियाणा के अंदर? आपको बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी सरकार को 2 ही राज्य दिखते हैं। मैंने बहुत सारे नेताओं से बात करी, हमारा पड़ोसी राज्य राजस्थान और पड़ोसी राज्य पंजाब। सर यूपी की आप क्यों नहीं बात करते? वहां तो आपकी सरकार है, बाकी बहुत सारे राज्यों में आपकी सरकार है, वहां क्यों नहीं बात करते? वहां ये अब देखिए टिकैत साहब बार बार कह रहे हैं कि हरियाणा में बिजली सस्ती है और वहां भी आपकी सरकार, वहां बिजली महंगी है। यहाँ रेट बढ़ा दिया, उनको गन्ने का रेट नहीं ढंग से दिया जा रहा, जो पेमेंट है वो उनकी जारी नहीं की जाती, जो पहले की पुरानी पेमेंट है पेंडिंग है। और भी बहुत सारे आपके राज्य हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमाम जो बाकी के राज्य हैं, काफी राज्यों में आपकी सरकारें हैं। ये सारी की सारी चीजें वहां क्यों नहीं करते? वहां अलग से आदेश क्यों? देखिए, एमएसपी तो केंद्र निर्धारित करता है ना, भेद आपके ही जो बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पे ये इस तरह का भेदभाव क्यों? देखिए, आपने जो बात कही है कि एमएसपी तो केंद्र निर्धारित करता है, बिल्कुल सही बात है आपकी। सीएसीपी जो है, जो एमएसपी के ऊपर काम करती है, सीएपीसीपी जो एमएसपी की घोषणा करती है, स्वाभाविक है केंद्र की एजेंसी। लेकिन सवाल यहाँ पे हम इसलिए पूछते हैं कि जब हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल धान और गेहूं सभी जानते हैं वो केंद्र खरीदता है जी, लेकिन उसके अलावा जो 9 फसलें हरियाणा सरकार एमएसपी पे खरीदती है, तो ये सवाल तो स्वाभाविक है उन राज्यों से पूछा जाएगा जो राज्य अपने आप को, जो पार्टी अपने आप को या जो सरकार अपने आप को किसान हितैषी होने का दावा करती है, उनसे सवाल तो बनता है ना कि आप क्यों नहीं खरीदते किसान का सरसों, आप क्यों नहीं खरीदते किसान का बाजरा, आप क्यों नहीं खरीदते किसान की सूरजमुखी? सवाल तो उनसे पूछा जाएगा, क्योंकि जो झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं, जो लगातार ये ढोंग करते रहे। देखिए, आप बेहतर जानते हैं 2014 तक अगर हम कांग्रेस लगभग 56 या 59 साल अकेली सत्ता में रही है, और उसके बाद कई जगह गठबंधन में भी कई बार ये सत्ता में रही है। एक पार्टी लगातार इतने साल सत्ता में रही और स्थिति ये हो गई कि देश का किसान लगातार नीचे चला, आर्थिक स्थिति उसकी खराब होती चली गई। देश के अंदर जिस वक्त मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, वो आते ही एक संकल्प लेते हैं कि 2022 तक किसान की आमदन को दुगना करना है, और उस आमदन को दुगना करने के कई तरह के घोषणाएं करते हैं, फॉर्मूला भी काम चलते हैं। के किसान आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि 2021 में हम चल रहे हैं, 22 आ गया। आप देखिए, अभी जो 5 साल पहले जो वादा किया था ना पिछले टर्म में कि 2022 तक आय दुगने, खाद महंगा हो गया, बहुत सारी चीजें जो किसान उर्वरक चीजें हैं वो महंगी होती जा रही है, और जो रेट है वो उतने नहीं दिए जा रहे, तो आय दुगनी कैसे? देखिए सुरेंद्र जी, मैं ना कॉपी पेन लेके आपको कंपैरिजन करके दे सकता हूं कि जो एमएसपी बढ़ी और जो कॉस्ट बढ़ी, दोनों के अंतर को, क्योंकि आपका इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बहुत कैलकुलेटिव, आप जानते हैं मैं बहुत पढ़ने लिखने की काम करता हूं। अगर सरसों का भाव 400 रुपए बढ़ जाता है, अक्सर एक चर्चा होती है, अक्सर कुछ लोग एक तर्क करते हैं, और वो तर्क भी बड़ा अजीब होता है। वो कहते हैं कि साहब देखिए, डीजल के भाव बढ़ गए, आपने सरसों के भाव बढ़ाए हैं, लेकिन उधर तो डीजल के भाव बढ़ गए। लेकिन वो लोग ये बात भूल जाते हैं कि इसी सरकार ने बिजली की उपलब्धता को इस कदर बढ़ाया कि किसान की डिपेंडेंसी बिजली डीजल पे कम करे। स्वाभाविक है, तो उसकी लागत कम होगी ना, उसकी डिपेंडेंसी कम होगी उस पर। एक स्थिति ये थी कि किसान को बिजली नहीं मिलती थी, आज स्थिति ये है कि हरियाणा के अंदर सरप्लस बिजली है, बिजली किसान को मुफ्त दी जाती है, तो उसकी कॉस्ट जो है उसको भी आप कैलकुलेट करें ना। आप उसको कैलकुलेट क्यों नहीं करते जब ये बात कहते हैं? सर यही चीज आप लोगों को समझा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि जब शुरुआती दौर में तीनों कानून आए तो हमारे जो 3 सांसद है हरियाणा की, उनकी कमेटी बनी और अधिकारियों को आदेश दिया कि गांव-गांव जाकर समझाया जाएगा कि ये तीनों कानून जो है कैसे फायदेमंद है। क्यों नहीं समझा पाए? क्यों आज भी आपके गठबंधन के जो नेता गांव में जाते हैं, कहीं भी कार्यक्रम का विरोध होता है? अगर वो होता तो स्वागत किया जाता उनका। देखिए ऐसा है, आपने देखा था भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा में तिरंगा यात्रा निकाली, और मैं आप ही के चैनल पे प्रोग्राम देख रहा था जिस दिन लोहारू की यात्रा थी जी, और आपका हेडिंग था वहां पे, कहां से आए इतने किसान,
हाँ। कहां से आए इतने ट्रैक्टर, मतलब आप भी अचंभित थे कि इतने किसान और इतने ट्रैक्टर यात्रा में शामिल हैं। लेकिन तो विरोध नहीं हुआ, नहीं। पूरे के पूरे तिरंगा यात्रा में कहीं भी विरोध नहीं हुआ, सिंगल जगह भी कहीं आपकी जो बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई। हालांकि किसानों ने कुछ और नाम दिया कि आप लोग जो है तिरंगे की आड़ में लोगों के बीच जा रहे हो, कि बहाना है, हालांकि ये उनकी बात है, लेकिन विरोध तो कहीं नहीं हुआ। अगर वो किसान विरोध करते, लाल किले का जिक्र मैं बाद में करूंगा, आपने एक बीच में लाल किले का उदाहरण दिया था, और भी नेताओं से मैंने बात की थी, आपसे भी करूंगा, लेकिन अगर वो किसान विरोधी होते तो आपकी तिरंगा यात्रा क्यों निकलने देते? तिरंगा यात्रा भी तो आपने हरियाणा की सड़कों से, हरियाणा से गलियों से ही निकाली है, 90 के 90 विधानसभा में निकाली है। देखिए, मैं वही फिर वो कहूंगा, मेरा कहना यह है कि मैंने ये नहीं कहा कि विरोध, मैंने ये कहा कि जो किसान उस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, जो किसान इतनी बड़ी मात्रा में आए, वो किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ सहमत है तभी आए हैं। बिल्कुल, विरोध तो स्वाभाविक है, लोकतंत्र है। देखिए, विरोध दो तरह का होता है, एक होता है वैचारिक विरोध, हम वैचारिक विरोध का स्वागत करते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेके हुड़दंग करना वो स्वीकार्य नहीं है। आप वैचारिक विरोध कीजिए, विरोध तो हर राज्य, देखिए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सत्ता में है, ऐसा तो नहीं है कि 100% वोट लेके हम सत्ता में आए। हमारा विचारिक विरोध हुआ तभी हमारे विपक्ष में वोट डाला। तो जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट डाला या विपक्षी पार्टियों को वोट डाला है, स्वाभाविक है उन लोगों को कांग्रेस की विचारधारा पसंद आई होगी। आज हो सकता है उनकी विचारधारा बदल गई हो, आज उन्होंने देखा होगा कि कांग्रेस किस तरह का पखंड करती है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की पिछले चुनाव से बढ़ के अगर वोट आती हैं तो स्वाभाविक है लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के काम को, मनोहर लाल जी के काम को पसंद किया होगा, तभी हम पहले से बढ़ा के वोट लेके आए हैं। और अगर लोकतंत्र के अंदर वैचारिक विरोध होता है उसका स्वागत है, लेकिन हुड़दंग नहीं, वो स्वीकार्य नहीं हो सकता। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, क्योंकि आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी अच्छा काम करे, बीजेपी अच्छा काम करेगी, लेकिन अगर कार्य क्षमता की बात करें उस हिसाब से काफी सारे मुख्यमंत्री बाकी राज्यों में बदल दिए गए, 4-5 राज्यों की रिसेंटली हम बात करें तो लोगों को तो ये भी अंदेशा है कि अगर हरियाणा सरकार में असफलताओं का या सफलताओं का मायना अगर देखा जाए तो जिस तरह के काम आपकी रही है सरकार के, जिस तरह का इस तरह की चीजें आपसे रही है, किसानों की बात हो या तमाम मुद्दों की बात हो, जिस तरह का विपक्ष आप पे हावी रहता है, तो खट्टर साहब का एक नंबर आ सकता है। देखिए, विपक्ष हावी रहता है या नहीं रहता है, इस बात के हम कैसे इसका विश्लेषण करेंगे? इसका विश्लेषण होता है जब विधानसभा सत्र होता है, क्योंकि विधानसभा सत्र वो प्लेटफॉर्म है लोकतंत्र के अंदर जहां पे हर चुने हुए नुमाइंदे को अपनी बात रखनी होती है। अगर आप विधानसभा सत्र को देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो वहां तो स्थिति ये होती है कि विपक्षी वहां टिक नहीं पाते, विपक्षी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, बहाने बना के वॉकआउट करने की कोशिश करते हैं। वहां पे डिसाइड होता है कि कौन हैवी है, कौन हल्का है। विधानसभा की आपने बात की, मेरे सवाल जहन में आ गया, जब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था कि महंगाई बढ़ रही है, ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर के ऊपर हुड्डा साहब बैठे थे और कांग्रेस के कुछ और विधायक बैठे थे, तो उनकी जो महिला विधायक है उन्हें ट्रैक्टर खींचा रस्ते से, और भी लोग उसमें साथ थे। तो खट्टर साहब ने वहां बयान दिया विधानसभा के अंदर, आपने भी अच्छे से देखा उस चीज को और बहुत बार आप चर्चा भी कर चुके हो उस बारे में, कि मैं सारी रात सो नहीं पाया, नींद नहीं आई, वो रो पड़े। लेकिन सर, जो इतने सारे किसानों की मौत हुई है, शहादत हुई है, एक भी बयान नहीं दिया गया। देखिए, किसी महिला से, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारी संस्कृति में महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर होता है। हम लोग तो उस संस्कृति के लोग हैं जो महिला की पूजा करते हैं। अब नवरात्रों में हम कन्या पूजन करते हैं, हम देवी भगवती को पूजते हैं। तो ऐसी संस्कृति के लोग किसी महिला से ऐसा शारीरिक श्रम करवाया जाए, एक तो होता है आदमी मजबूरी में करे, करवाया जाए तो स्वाभाविक है उसको कोई भी पसंद नहीं करेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। महिलाओं का सम्मान। अब दूसरी बात, मैं आपका सवाल का जवाब दे दूं, जो आपने कहा कि इतने किसान मर गए। देखिए, एक बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस सरकार ने जिस तरह से इस आंदोलन को टैकल किया है, मैंने आपको पिछले सारे उदाहरण दिए हैं जी साहब, 2 दिन इंतजार नहीं की, गोली चला दी, ऐसे उदाहरण हमारे सामने रहे हैं। एक सरकार मैच्योर सरकार होने का परिचय दे रही है। लेकिन आपने वो इतिहास अधूरा छोड़ दिया। उसकी ये भी चर्चाएं हैं, किसान नेता बार बार कह रहे हैं कि जिन जिन नेताओं ने, जिन जिन पार्टियों ने गोलियां चलाने का काम किया वो दोबारा सत्ता में नहीं आए, इस बात को भी बार बार कह रहे हैं। तो हम और आपको मेरे से ज्यादा पता है इस बारे में। नहीं, मैं यही तो मैं बात कह रहा हूं कि हम तो किसान शब्द का बहुत सम्मान करते हैं, किसानी का सम्मान करते हैं, और हम सभी, आप भी मैं भी, हम सब भावुक हैं किसानी के प्रति। हमारे मन के अंदर किसानी के साथ एक प्रेम है, और ये हमारे देश के सभी नागरिकों की स्थिति है। लेकिन कुछ लोग अगर किसान का आड़ लेके, किसान के नाम का प्रयोग करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाएंगे, कुछ लोग किसान की आड़ के अंदर छिप के हुड़दंग करेंगे, किसान का चोला पहन के कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे, कि कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे, तो स्वाभाविक है उनके लिए भी तो कानून बना हुआ है ना। बिल्कुल, तो उनके ऊपर कानून के दायरे में रहकर काम किया जा सकता है। ऐसे ही होता है। महिलाओं का सम्मान आप करते हैं, ऐसा आपने कहा कि सम्मान करना चाहिए, अच्छी बात है, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन
जो किसान मरे उनका अपमान क्यों आप कर रहे हैं? देखिए हमने आपके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और शिक्षा मंत्री बिंदास हरियाणा पर ये बात बोल चुके हैं कि जिन लोगों की वहां मौत हुई है उसको मैं शहादत नहीं मानता, वो षड्यंत्र है, वो साजिश, उनको मारा गया है। देखिए शहादत क्या होती है और हादसा क्या होता है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कंवरपाल जी ने जो कहा है वो गलत नहीं है, आप उसको समझिए। शहादत उस सैनिक की होती है जो बॉर्डर पे गोली खाता है, शहादत उस आदमी की होती है जो देश के लिए लड़ता है, शहादत उस आदमी की होती है जो अपने कर्तव्य की पूर्ति हेतु देश को सर्वोपरि रखता है। अगर हादसे में किसी आदमी की मौत हो जाए और वो हादसा भी ऐसा हो जो कुछ लोगों के राजनीतिक सोच की वजह से पैदा हो, कुछ लोगों के राजनीतिक दुर्भाव की वजह से पैदा हो, तो उसका दायित्व किसका बनता है? क्या उन लोगों का दायित्व नहीं बनता जिन्होंने अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए भोले भाले लोगों को बहका के बिठा दिया? क्या उन लोगों का दायित्व नहीं बनता जिन्होंने ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना बारिश देखी, बहकाया, बरगलाया और उनको वहां बिठा दिया? क्या उनका दायित्व नहीं है? इसलिए कि अपना राजनीतिक एजेंडा चलाना है? क्या ये सरकार का दायित्व नहीं बनता कि वो अपने नागरिकों की जो है जान की जो है, आपके क्या उनकी जान की कीमत नहीं है कि उनकी जो जान लगातार जारी मौत हो रही है, ये सरकार का दायित्व बनता है ना कि उनकी जान को ना जाने दिया जाए, उनको जान गंवानी ना पड़े। आप उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने निवेदन किया, केंद्रीय कृषि मंत्री ने निवेदन किया, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बार बार निवेदन किया, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने निवेदन किया कि बुजुर्गों को कम से कम इस मौसम के सर्द मौसम में अपने घर पे रहना चाहिए। हमारा निवेदन है बुजुर्गों और बच्चों को यहां ना बिठाएं। उसके बाद हरियाणा सरकार ने बॉर्डर में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करवाई, उनको के किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। सरकार ने तो अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन इन एजेंडाधारियों ने क्या किया, जिनने अपने एजेंडे के तहत देश की सुपारी ले रखी है। इस जिस आंदोलन का आप यहां जिक्र कर रहे हैं ना सुरेंद्र भाई, आप इसकी अगर तह तक जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। आज हमारे देश की एफडीआई रिकॉर्ड स्तर पे है, आपको जानकारी होगी इस बात की जी। और एफडीआई कब बढ़ती है? आपका फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड स्तर पे है। पिछले 74 साल के इतिहास में ना तो इतना एफडीआई आया था, ना ही इतना फॉरेक्स रिजर्व हुआ था। वो कैसे होता है? या तो आपका एक्सपोर्ट बढ़े या आपके बाहर से निवेश आए, दो ही पैमाने हैं इसके। जब बाहर से एफडीआई आना शुरू हुआ, देश आर्थिक तरक्की के ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, तो कुछ एजेंडाधारी जिनका एजेंडा देश की इस तरक्की को रोकना था, उसी एजेंडे के तहत सीएए आंदोलन हुआ था, उसी एजेंडे के तहत 370 का विरोध हुआ था, और वही एजेंडा फिर से लागू करने की कोशिश हो रही है कि देश की आर्थिक तरक्की को कैसे रोका जाए, देश को डिस्टर्ब कैसे दिखाया जाए, कैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे यह दिखाया जाए कि हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत डिस्टर्बेंस है। इसको समझना पड़ेगा, ये इतना सीधा और सरल नहीं है। आप समझिए, बहुत बड़ी ताकतें हैं। देश की आर्थिक तरक्की के लिए आप सारी चीजों का निजीकरण कर रहे हैं और ऊपर से दावा कर रहे हैं कि हम सरकारी रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री दावा कर चुके हैं कि करोड़ों लोगों को रोजगार देंगे, मुख्यमंत्री साहब दावा कर चुके हैं कि रोजगार देंगे। हालांकि वो सबको पता है कि साल में जितनी नौकरियां निकलती हैं, कितनी कैंसिल होती है, कितनी पास होती हैं। तो सारा कुछ अगर निजीकरण हो रहा है और अगर हो जाएगा, कहां बचेंगे सारी नौकरियां? ये लोग कहां जाएंगे? पकोड़ा बेचेंगे, यहाँ पे भी देखिए पकोड़ा रोजगार। नहीं, आपके ही प्रधानमंत्री ने हमारे देश के प्रधानमंत्री बात की, पकोड़ा रोजगार। देखिए ऐसा है, यहाँ पे भी रोजगार शब्द का ना बहुत गलत विश्लेषण हो रहा है जी। रोजगार क्या होता है सुरेंद्र भाई, डिफाइन कीजिए। देखिए रोजगार के अंदर अकेली सरकारी नौकरी नहीं आती। रोजगार के अंदर सरकारी भी आती है, प्राइवेट भी आती है, स्वयं का व्यापार भी आता है, स्वयं का कारोबार भी आता है। जो आप कर रहे हो ये भी रोजगार है जी। तो ये सब कुछ परिभाषित होता है रोजगार शब्द में। ये तो हम सभी जानते हैं। आप सबको सरकारी नौकरी कैसे दे दोगे? हरियाणा के अंदर जो सरकारी कर्मचारियों की अप्रूव्ड पोस्ट जो है मेरे ख्याल से 4.25 लाख है शायद, करीब। तो कैसे सबको सरकारी नौकरी दे दोगे आप? ये तो सबको पता है कि इतनी नौकरियां नहीं है, दे कैसे सकते हो आप? लेकिन इस बात ऐसी परिस्थितियां पैदा करना, इस बात का मुख्यमंत्री साहब को क्यों नहीं पता? तो उन्होंने ये कहा रोजगार देंगे। आपके 25 दिन पूरे हुए, उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट है 2024 तक हम जो है 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार। हाँ, रोजगार देंगे हम कह रहे हैं। हमारे देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिस वक्त स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, उसका कारण क्या था? युवाओं के अंदर स्किल डेवलपमेंट करना, जिससे कि वो स्वयं रोजगार मतलब अपना रोजगार शुरू कर सके, वो रोजगार देने वाले बने, रोजगार मांगने वाले ना बने। और जिस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी मनोहर सरकार ने हरियाणा प्रदेश में किया है, एक पोर्टल यहाँ पे युवा सरल पोर्टल के नाम से एक पोर्टल शुरू किया है, जिसके अंदर युवाओं को रोजगार, वो रोजगार काबिलियत के हिसाब से, बहुत से युवा ऐसे हैं जो ड्राइविंग कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उनको ओला और उबर जैसी कंपनियों के अंदर ड्राइवर की नौकरी मिलती है। बहुत से युवा ऐसे हैं जिनके पास वेल्डिंग का टैलेंट है, वेल्डिंग की क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो उनको प्राइवेट उद्योग के अंदर नौकरी मिलती है। बहुत से युवा ऐसे हैं जिनकी काबिलियत जो है, अब आप जैसे जो पत्रकार है जिन्होंने पत्रकारिता के अंदर कोई डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है, वो आज स्थिति ये है कि आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। तो ये सारा कुछ रोजगार के परिभाषा में आएगा। ये नौकरी की परिभाषा नौकरी नहीं, रोजगार। और एक और जो सबसे बड़ी बात है,
अगर आप पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब आप व्यापार करने में कितना सुविधाजनक है हमारा देश, तो एक जंप करता है और कितने स्थान का 69, मतलब 70 लगभग 69 स्टेप ऊपर चला जाता है। मतलब मोदी जी ने हरियाणा देश के अंदर इस तरह की परिस्थिति पैदा की कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हम लोग एकदम से जंप करते हैं। तो उससे क्या होगा? उससे होता यह है कि जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप कंफर्टेबल स्थिति में आते हैं, जैसे हरियाणा प्रदेश पूरे नॉर्थ के अंदर नंबर 1 स्टेप उस पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गया, पूरे देश में नंबर 3 पे गया। तो यहाँ पे जब व्यापार धंधे शुरू हुए, नीचे भी आ गया। ये एक आपकी ही रिपोर्ट है। देखिए, बहुत हमारी रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जिस पर देश के प्रधानमंत्री ने, नीति आयोग की रिपोर्ट है, प्रधानमंत्री ने वोट मांगे, तमाम तरह की चीजें, तो नीति आयोग की रिपोर्ट ने क्या कहा? वही रिपोर्ट कह रही कि नहीं, क्या कहा? पिछड़ चुके हम, नहीं, बेरोजगारी में जो हरियाणा का जो है स्थान वो पिछड़ चुका है। नहीं, देखिए, आप फिर यहाँ पे नीति आयोग की रिपोर्ट की गलत व्याख्या कर रहे हैं और मुझे बड़ा दुख हो रहा है जब आप नीति आयोग की रिपोर्ट देख लो, एनएसएसओ की रिपोर्ट देख लो, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देख लो, हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगार संख्या जो है वो लगभग 6 लाख युवाओं की, और मैं उसको 100% बेरोजगार नहीं मानता, क्योंकि बहुत से युवा ऐसे होते हैं जो एक नौकरी या कोई छोटा रोजगार कर रहे होते हैं, बड़ा रोजगार चाहते हैं, तो उसके लिए वो एप्लीकेंट होते हैं, इसलिए वो इसके अंदर अखबारों में छपा कि हरियाणा, मैं बता रहा हूं, तो आप सबको झूठा मान रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं जो अखबारों में छपे, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। हाँ। अखबारों में एक संस्था है CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसकी एक रिपोर्ट छपती है और कांग्रेस के नेता उस रिपोर्ट को उठा के खूब चिल्लाचिल्ली करते हैं। कभी किसी ने ना तो रणदीप सुरजेवाला से सवाल पूछा, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल पूछा कि भाई ये जो CMI है इसका MD कौन है भाई? पूछा कभी आपने उससे? बता दीजिए। कि महेश व्यास कौन है जो उसका MD है? पूछा कभी आपने? नहीं पूछा होगा। महेश व्यास वो व्यक्ति है जो 2019 के अंदर पी चिदम्बरम साहब की अध्यक्षता में इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी बनाई थी कांग्रेस ने, वो उसके सहायक थे। महेश व्यास वो व्यक्ति है जो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता कह लीजिए उसको, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, डाटा चोरी का आरोप एक व्यक्ति पे लगता है। पूछना था वो कौन है यूपीए सरकार के दौरान। इसी कंपनी के जो MD है मिस्टर शाह, वो कौन है? ये पूछो इनसे कभी। ये एक प्राइवेट संस्था है जिसकी मैनेजमेंट कांग्रेस कार्यकर्ता है, अपनी भाई काका लिखनी है, जो मर्जी लिखते रहो, कौन रोकता है? और उस रिपोर्ट को उठा के चिल्लाचिल्ली शुरू हो जाती है। तब ना तो कोई नीति आयोग की रिपोर्ट की बात करता, ना कोई एनएसएसओ की बात करता, ना कोई स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट की बात करता। क्यों नहीं करते? कांग्रेस के नेताओं से बात करेंगे तो ये आपके जो सवाल है ये भी जरूर पूछिएगा जरूर। तो ये रही अत्रे साहब सरकार की बातें। अब मैं थोड़ी सी चाहूंगा कि आपके अतीत की बातें की जाए, जो आपका पिछला जो राजनीतिक रहा है, कि दर्शक भी सुनना चाहते हैं और प्रवीण अत्रे से बेहतर शायद ही कोई उन बातों को बता पाए, लेकिन हमारा आपसे एक आग्रह रहेगा कि ईमानदारी के साथ आप वो बातें प्रदेश की जो जवाब दूंगा ईमानदारी से दूंगा, लेकिन मर्यादाओं में रह के दूंगा। बिल्कुल, मर्यादाओं को तो हम कहेंगे लागने के बिल्कुल नहीं। प्रवीण अत्रे जिस पार्टी से आए, इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो, और आपको तो अभय सिंह चौटाला का बिल्कुल करीबी माना जाता था, वफादार कह लें, करीबी कह लें, आखिर समय तक आप वहां रहे। लेकिन चर्चा ऐसी भी है कि प्रवीण अत्रे जिस पार्टी में, जिसके सीधे सीधे संबंध सुप्रीमो से थे, लेकिन आज वो जिस पार्टी में है, आप तो बहुत दूर चले गए। देखिए ऐसा है, यानी कि वहां जो आपका था स्थान था, जो मैं स्थान की बात कर रहा हूं कि आप पिछड़ चुके उस स्थान से जहां आपको मान सम्मान मिलता था। देखिए ऐसा है, इस बात से मैं कोई दो राय नहीं है कि इंडियन नेशनल लोकदल में जब मैं काम कर रहा था, पार्टी नेतृत्व ने मुझे बहुत सम्मान दिया और मैं भी पार्टी नेतृत्व का बहुत सम्मान करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे आज अभय सिंह चौटाला जी के साथ कोई संबंध खराब हो गए हैं, आज भी मैं उनका सम्मान करता हूँ, आज भी ओम प्रकाश चौटाला जी मेरे लिए उतने ही सम्मानित हैं। रही बात कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी में आया तो मैं पिछड़ गया हूँ, ये जो है ना केवल एक कोल कल्पित बात है। जो चर्चाएं, देखिए वहां नहीं कह रहे ये बात, जो चर्चाएं हैं, नहीं चर्चाएं होती हैं, लोग करते हैं चर्चा, लोगों का स्वभाव है, लेकिन उनका जवाब लेना हमारा काम है। बिल्कुल सही, क्योंकि जब तक वो बात सही आदमी से पूछी ना जाए तो उसको पुष्टि नहीं कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि मैं जिस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल में था वहां पे भी पार्टी का प्रवक्ता था, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मैं यहाँ पे भी पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो पिछड़ा तो कैसे, मैं तो सेम उसी स्थिति में हूं, स्थिति तो बदली नहीं है। जहां तक संबंध है पार्टी नेतृत्व के साथ, यहाँ पे भी मेरे बहुत अच्छे संबंध है, बहुत सम्मान मिलता है, एज ए कार्यकर्ता बहुत रिगार्ड मिलता है। मुख्यमंत्री जी के साथ जब भी बात होती है बहुत रिगार्ड होता है, हमारे अध्यक्ष जी जो है वो उनका जो मार्गदर्शन मिल रहा है उसके अंदर उनसे बहुत प्यार मिलता है, बहुत आशीर्वाद है उनका, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, मार्गदर्शन मिलता रहता है। ऐसा तो ये तो कपोल कल्पित बातें होती हैं कि वहां पिछड़ गए, वहां भी प्रवक्ता था, यहाँ भी प्रवक्ता हूँ, अंतर क्या है दोनों। लेकिन चर्चाएं ये भी है कि जब अत्रे साहब
अंतिम दौर में इनेलो छोड़कर आए तो सारा का सारा ये प्लानचिट था, आपने पहले से ही सोच लिया था क्या क्या चीजें करनी है, पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई थी और आप एक फुल एजेंडे के साथ जो है वो पार्टी छोड़कर आए, ऐसी भी चर्चाएं हैं, हम नहीं कह रहे। देखिए पार्टी छोड़ के आए, पहले मैं इस पे बात करता हूँ। सुरेंद्र जी, कोई भी व्यक्ति जब राजनीति करता है, राजनीति करने के हर व्यक्ति को हो सकता है हित अलग अलग हो, उद्देश्य अलग अलग हो। मैं अपने बारे में ये बात कहता हूं और मैं ये मान के चलता हूं कि लगभग सभी लोग जो राजनीति करते हैं सबका उद्देश्य ही रहता होगा। उद्देश्य केवल एक होता है, अपने लोगों का उत्थान, अपने लोगों की भलाई, सबसे बड़ा उद्देश्य जी। मैं इंडियन नेशनल लोकदल में एज ए प्रवक्ता था, लेकिन ठीक है, मैं उस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा सरकार कोई योजना लेके आती थी, ये मैं जो बात बता रहा हूं इसको आप समझिएगा जी, मैं उन योजनाओं का विश्लेषण बहुत करता था, जबरदस्त, बहुत मैं उनको पढ़ता था, देखता था इसके अंदर क्या है, क्या ऐसी चीज है जो कमी है या ऐसी क्या विशेषता है। तो मुझे एक बात का एहसास होना शुरू हुआ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है जिस तरह की योजनाएं लेके आ रहे हैं, ये एक क्रांति है, ये एक रेवोल्यूशन है। हरियाणा की स्थिति के अंदर बहुत मेजर बदलाव आएगा। अब ऐसे में आपका एक कर्तव्य बन जाता है, आपको कुछ चीजों को बहुत पीछे छोड़ना पड़ता है, आपको व्यक्तिगत हित पीछे छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि यहां विषय आपके प्रदेश का आ जाता है, यहां विषय आपके लोगों का आ जाता है। तो मैं स्वयं नहीं, मैं तो बल्कि सब लोगों से भी अपील करता हूं, मैं तो आपसे भी कहूंगा कि जो व्यक्ति प्रदेश का नेतृत्व करते हुए इस तरह की योजनाएं लेके आए, चाहे किसानों की बात करें, चलो मैं एक उदाहरण देके बात करता हूं। देखिए हमारे यहाँ पे हरियाणा में एक बड़ी समस्या रहती थी, वो था किसान की फसल खरीद का। 2014 का अगर एक आंकड़ा उठा के आप देखो, लगभग 54 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई थी गेहूं की। हरियाणा की कृषि धरती तो उतनी है, किसान भी वही है, ना तो कृषि धरती तो बढ़ नहीं सकती। लेकिन पिछले साल इस सरकार ने, मनोहर जी की सरकार ने जो खरीद की है वो कितने की है? 86 लाख मीट्रिक टन। कहां 54-56 लाख मीट्रिक टन, 54 लाख और कहां 86 लाख मीट्रिक टन? ये इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया भाई? 30 लाख मीट्रिक टन का अंतर कैसे आया? ये इसलिए आया, मैं ये भी पूछना चाहूंगा, प्रवीण अत्रे जी ने ऐसी कौन सी घुटी पी ली कि आज ये सारी की सारी योजनाएं, जब आप इनेलो में थे तो आपको बुरी लगती थी और आपको अच्छी लग रही है? नहीं, मैं वही तो बताने लगा हूं। मैंने जब इन चीजों का विश्लेषण करना शुरू किया, मुझे लगा कि क्यों ना ऐसे आदमी को, आप जितना आपके अंदर हिम्मत है या जितनी आपकी काबिलियत है या जितनी आपकी योग्यता है, तो हमें ऐसी पार्टी और ऐसे व्यक्ति को और ताकत देनी चाहिए जो प्रदेश के लिए इस हद तक सोचता है या प्रदेश के लिए इस हद तक ये योजनाएं बना रहा है। प्रदेश का किसान, मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया आपको, अभी आप जानते ही हैं कि बाजरा एमएसपी पे कौन खरीद रहा है, सरसों एमएसपी पे कौन खरीद रहा है? हरियाणा सरकार ही खरीद रही है। हुड्डा साहब 10 साल क्यों नहीं खरीद ली थी? क्यों नहीं खरीद ली हुड्डा साहब ने 10 साल? क्या वजह थी? तो अगर आप ये चीज देखते हो कि किसान के हित में योजनाएं हैं, युवाओं की चिंता हो रही है, कारोबारियों की चिंता हो रही है, जब कोई व्यक्ति इस तरह से चिंता करता है, और सबसे बड़ी बात व्यवस्था परिवर्तन, एक व्यवस्था से मुझे लगता है हरियाणा का हर नागरिक दुखी होगा। वो व्यवस्था क्या थी हरियाणा के अंदर? भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद। मुझे लगता है हर हरियाणा का नागरिक, जो जागरूक नागरिक है, वो जरूर परेशान होगा। लेकिन जो व्यक्ति आके इन व्यवस्थाओं को बदलता है, जो व्यक्ति क्षेत्रवाद की परिभाषा बदल दे, जातिवाद की व्यवस्था बदल दे, भाई भतीजावाद की व्यवस्था बदल दे, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम उसको और मजबूत करें? अभी मैं जो समझ पा रहा हूँ, प्रवीण अत्रे जी क्या करते हुए भी हर ड्यूटी भी है कि आप जिस पार्टी में है उसका व्याख्यान करिए, अच्छी बात है, लेकिन वही प्रवीण अत्रे इन सब चीजों की पोल भी खोलते थे। चलो हम राजनीतिक बातें यानी कि सरकार की बातें नहीं करेंगे, जहां हमने टॉपिक में बदलाव किया था वहीं पर हम दोबारा आना चाहेंगे कि जिस सरकार प्रवीण अत्रे जी जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला के वफादार थे, सारी की सारी चीजें थी, यहाँ तक कि दुष्यंत चौटाला की तरफ से जो हमें जानकारियां जुटाई है, जब कहा गया था कि आप इन 5 लोगों को निकाल दीजिए, जिसमें तमाम लोग थे और उसमें एक प्रवीण अत्रे भी थे, लेकिन अभय सिंह चौटाला का ये कहते रहना कि किसी भी सूरत में इनको नहीं निकालूंगा, यानी कि इतने अखरते थे, फिर भी वो चीजें, एक बार वो सारा का सारा वाकया थोड़ा सा बताएं। देखिए वैसे तो ये सब चीजें इतिहास हो गई हैं, और मुझे लगता है कि जो इतिहास पीड़ादायक हो ना, उसको ज्यादा खोलना नहीं चाहिए। लेकिन आपने कुछ वजह चीजों की चर्चा की जी। उस वक्त बतौर पार्टी कार्यकर्ता ये मेरा कर्तव्य था कि मैं पार्टी के लिए पूरे मन से, पूरी ताकत से काम करूं। पार्टी का नेतृत्व जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पास था। अपनी गैर हाजिरी में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ये दायित्व अभय सिंह चौटाला को दिया हुआ था, और जो बाकी लोग थे, चाहे वो अशोक अरोड़ा जी हों, जसविंदर जी हों, रामपाल जी हों, इवन दुष्यंत हो, सभी लोगों की उस वक्त ये ड्यूटी थी कि वो पार्टी को मजबूत करें और अभय सिंह चौटाला के साथ मिलकर काम करें। वो हम लोग कर रहे थे। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, उन परिस्थितियों का कारण चाहे आदमी का व्यक्तिगत हित हो, व्यक्तिगत उसकी इच्छा हो, उसके एम्बिशंस हो,
कोई भी वजह हो सकती है, और उस वजह से परिस्थितियों में परिवर्तन आया। परिवार का विक्टिम, और कोई सिर्फ चौटाला परिवार नहीं, बाकी हम देश के राजनीतिक परिवारों की बात करें तो हमेशा से अलग होते आए और आगे भी होते रहेंगे, कोई बड़ा विषय नहीं है। लेकिन जिस अभय सिंह चौटाला के साथ प्रवीण अत्रे बिल्कुल साए की तरह रहे, और जिस प्रकार मीडिया में कहें, आम लोगों में कहें, अभय सिंह चौटाला की छवि को जिस तरीके से प्रचारित किया गया, प्रवीण अत्रे सबसे मजबूती से उस बात को बता सकते हैं कि जो छवि दिखाएगी वो कैसी थी और रियल में कैसी। देखिए, ये बात तो मैं बड़ा खुल के कहूंगा, अभय सिंह के बारे में दुष्प्रचार बहुत हुआ, बहुत दुष्प्रचार हुआ। अभी भी बहुत से लोग मुझे मिल जाते हैं जिन लोगों को इस बारे में पता है, तो वो मुझसे कई बार इस तरह के सवाल पूछते हैं। मैं हैरान हूं, अभय सिंह के बारे में ऐसे ऐसे झूठ प्रचारित किए हुए हैं। सरकार के लोग भी आपसे पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं, लोगों को जानने की क्यूरियोसिटी होती है। देखिए, क्यूरियोसिटी तो हर आदमी के बारे में होती है। कुछ भी कहे, राजनीतिक रूप से एक बड़ा परिवार था, तो क्यूरियोसिटी है। ऐसे ऐसे झूठ प्रचारित हुए हैं उस अभय सिंह के बारे में, मतलब मैं ऑन कैमरा तो बोल ही नहीं सकता, इस तरह के झूठ। मैं कह देता हूं, अभय सिंह चौटाला को गुंडा कहा गया, हाँ, दबंग कहा गया, हाँ, कि वो धमका देते हैं, इस तरीके की चीजें कर देते हैं। सुरेंद्र जी, दबंग होना अलग चीज है, गुंडा होना अलग चीज है। हाँ, मतलब कि दबंग, चलो गुंडा, दोनों अलग गुंडा शब्द का मैंने प्रयोग हाँ, किया। वो एक दुष्प्रचार आप है। साथ रहे। हाँ, वो दुष्प्रचार है। देखिए, अगर मैं एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग अगर मैं बात करता हूँ, ही इज अ वेरी गुड गाय। एज ए व्यक्ति वो बहुत बढ़िया इंसान है, इस बात में कतई कोई दो राय नहीं है। एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत बढ़िया है। एज ए फैमिली, मतलब जितना वो व्यक्ति अपने परिवार के लिए पॉजिटिव है, मतलब जितना उसका परिवार के साथ लगाव मैंने देखा, बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। भावुक इंसान है, परिवार के प्रति इमोशनल है, फैमिली के लिए, और मुझे लगता है कि शायद यही उसकी कमी बन गई, क्योंकि परिवार के प्रति भावुक है। कमी या धोखा, ये शब्द तो आप प्रयोग करें, लेकिन मुझे लगता है कि जो आदमी भावुक होता है ना, उस जिसके जो अपने परिवार के प्रति बहुत इमोशनल होता है, कई बार इमोशन जो है ना, वो ताकत की बजाय कमी बन जाती है। क्योंकि आपके बयान में ना फर्क आ रहा है। अगर हम बच्चों की बात करें, बच्चे इन द सेंस दुष्यंत और दिग्विजय, और इंक्लूडेड उनकी माता नैना चौटाला, उनकी तरफ से जींद उपचुनाव था तो इस तरह के बयान दिए गए कि हमारी सुनवाई नहीं होती थी, हमें धमका दिया जाता था, हमें तवज्जो नहीं जाती थी। लेकिन प्रवीण अत्रे ये दावा कर रहे हैं कि वो परिवार के प्रति बिल्कुल इमोशनल थे। बिल्कुल, मैं 100% इस बात के लिए श्योर हूँ। मैं तो देखा है, परिवार के प्रति बहुत भावुक है, बहुत इमोशनल है और पॉजिटिव है फैमिली के लिए। अब कोई आदमी क्या कहता है ये तो वो जाने, लेकिन जो मैंने देखा मैं तो उसकी बात करूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मैं उसकी बात करूंगा, और मेरा एक्सपीरियंस ये बड़ा क्लियर है। मुझे लगता है कि वो इमोशनल, वो भावुकता, वही शायद कमजोरी बन गई। बिल्कुल। और वही अगर हम चौटाला साहब की बात करें, क्योंकि आपकी पुरानी पार्टी रही है, तो आखिरी सवाल मेरा, उसमें जिस प्रकार चौटाला साहब लगातार अपना जो है राजनीतिक कार्यक्रम बना रहे हैं और इस तरह के बयान भी दे रहे हैं कि एक तीसरा फ्रंट वो है तैयार करेंगे। अभय सिंह चौटाला की बात करें, ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, क्या लगता है आपको, इनेलो उभर पाएगी? देखिए, जहां तक तीसरे फ्रंट की बात है, मैं नहीं मानता तीसरा फ्रंट अब बनेगा, क्योंकि जो जिस एग्जाम्पल को देख के तीसरे फ्रंट की बात होती है ना, वो एग्जाम्पल आज है ही नहीं है। वो व्यक्ति ही नहीं है जो अपने इंटरेस्ट को त्याग के कुर्बानी देने का मादा रखता हो, नंबर एक। नंबर दो, आज अगर आप देश के राजनीतिक हालात को अगर देखेंगे, एक राजनीतिक दल जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है आज की स्थिति में, जिसको हम कांग्रेस जी, उसकी स्थिति यह है कि G23 वो मीटिंग करता है इसलिए कि किसी तरह से नेहरू गांधी फैमिली से पीछा छूटे। आपको शायद इस बात की पता नहीं, जानकारी है नहीं है। कपिल सिब्बल जी के यहाँ एक हुई थी चर्चा है नेता, तो मतलब एक तो कुछ लोग तो वो है जो ये चाहते हैं कि इस परिवार से पीछा छूटे, ग्रुप 23, हाँ G23, क्योंकि ये परिवार अब लाइबिलिटी बन चुका है। दूसरी तरफ जो कार्यकारी अध्यक्षा है वो चाहती है किसी तरह से मैं अपने बेटे को थोप दूं। और सबसे बड़ी बात, जो राजनीतिक दल पिछले 2 साल में अपना अध्यक्ष ना बना सके पूर्णकालिक, वो राजनीति कैसे करेगा? मतलब आप समझ सकते हैं, 2 साल से पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है देश के अंदर कांग्रेस के पास। प्रदेश की बात करें, संगठन नहीं है, अपने अपने ढफली, अपना अपना राग। और अगर दूसरे शब्दों में कहे तो जिस राजनीतिक दल के नेताओं की दाल जुतियों में बंटती हो, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और जहां तक तीसरे फ्रंट की बात है, देखिए सबके अपने अपने हित हैं। अब समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उनके अपने हित हैं, बहुजन समाज पार्टी के अपने हित हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के हरियाणा में अपने हित हैं, तृणमूल वाले ममता जी के अपने हित हैं। तो जहां पे हितों का टकराव इतना खतरनाक हो, जहां पे अब एक राजनीतिक दल तो धारा 370 तोड़ने का विरोध कर रही है जी, एक राजनीतिक दल धारा 370 तोड़ने के हक में खड़ा है, तो कैसे आपस में इकट्ठे हो जाएंगे? कैसे हो सकता है? बिल्कुल, वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा है, बिल्कुल नहीं संभव। जी। तो बिल्कुल ये थे प्रवीण अत्रे जी, जिन्होंने बड़ी
ईमानदारी के साथ, और जो तमाम तरह के हमने सवाल इनसे की, बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। हालांकि इनके बयानों में, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है वो आप लोगों को निर्धारित करना है। आप इनकी जो जितनी भी बातें आपने सुनी उनके बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या राय रखते हैं, आप भी हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार किसी और शख्सियत से आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।